हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को। इस चैप्टर के दो पार्ट्स को मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा है, तो आप पहले उन दोनों पार्ट्स को जरूर से देख लेना और उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू करना ताकि चीजें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टाइम पे उन वीडियोस को देख भी सको। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, तो उन वीडियोस के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट्स डालते हैं। तो उस चीज के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, वहां भी आपको बहुत ही मजा आएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल स्टडी क्लब 07 है, आप ये सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो और साथ ही आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली हमें जाकर फॉलो कर सकते हो। तो फॉलो जरूर कर लेना हमें वहां पर भी। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और फाइनली आज के लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से। तो इस लेक्चर में हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को डील करने वाले हैं और जितने भी टॉपिक्स आपके बच जाएंगे वो आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या समझना है। रिसोर्सेस वर कंसिडर्ड एज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। शुरुआती समय में लोगों को यह एहसास होना शुरू हो गया था कि जो रिसोर्सेस है हमारे पास वो नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट्स है। अब फ्री गिफ्ट से मतलब क्या निकलता है यहाँ पे? तो फ्री गिफ्ट्स का मतलब ये है कि मान लो कि आपको बहुत सारी फ्री गिफ्ट्स कोई आकर दे दे, तो उन गिफ्ट्स की वैल्यू आपकी लाइफ में नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से लोगों ने रिसोर्सेस को फ्री गिफ्ट्स समझना शुरू कर दिया और इसका मतलब ये निकला कि लोगों के लाइफ में रिसोर्सेस की वैल्यू बहुत ही कम हो गई। As a result, human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems. तो क्योंकि लोगों ने रिसोर्सेस को फ्री गिफ्ट समझना शुरू कर दिया तो उन्होंने रिसोर्सेस को अंधाधुंध तरीके से यूज किया। मतलब जो भी जैसे भी बिना प्लानिंग के कहीं पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे बहुत कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत ही अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया ह्यूमन बींग्स ने और इस तरह से रिसोर्सेस को यूज करने से हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो उनमें से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे पढ़ना है जो कि रिसोर्सेस को अंधाधुंध तरीके से यूज करने से क्रिएट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। इसमें पहला आता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? खत्म होना। अब आप ही सोचो, जब रिसोर्सेस को अंधाधुंध तरीके से यूज किया जाएगा तो वो क्या होंगे? खत्म होते जाएंगे। आखिर हमारा जो अर्थ है वो क्या है? फाइनाइट है, उसका शेप साइज फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलने वाली रिसोर्सेस भी क्या होंगी? फाइनाइट होंगी। हमारे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेस तो है नहीं, फाइनाइट रिसोर्सेस है हमारे पास। तो उसी रिसोर्सेस को जब हम लोग अंधाधुंध तरीके से काफी ज्यादा मात्रा में यूज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो रिसोर्सेस हमारे पास खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हुआ कि रिसोर्स खत्म होना शुरू हो गए और वो रिसोर्स भी कौन यूज कर रहे थे? बहुत ही कम लोग यूज कर रहे थे। द रिसोर्सेज वर यूज्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स। बहुत ही कम लोग उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे। रिसोर्सेज को अंधाधुंध तो यूज किया ही गया और साथ ही साथ बहुत ही कम लोगों ने ऐसा काम कर दिया। यानी कि आप मान लो पूरे वर्ल्ड में 10 लोग रहते हैं तो 2-3 लोगों ने ही रिसोर्सेज का यूज किया, वो भी इस तरह से इस्तेमाल किया कि रिसोर्सेज खत्म होने के कागार पर आने लगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सेकेंड पॉइंट आता है accumulation of resources in few hands।
which in turn divided the society into two segments, rich and poor. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पे वो सारे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो बस कुछ ही लोग इस्तेमाल कर रहे थे और वो भी अपने फायदे के लिए। और मैंने ये भी बता रखा है आपको कि रिसोर्सेज का मतलब होता है डेवलपमेंट। जहां रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर दिया वहां पे डेवलपमेंट भी अपने आप आता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया होगा उनका डेवलपमेंट हुआ होगा, और जिन्हें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला वो अनडेवलप्ड रह गए होंगे। यानी कि रिसोर्सेस बस कुछ हाथों में सिमट कर रह गई, और इसके वजह से क्या हुआ, हमारे सोसाइटी में टू सेगमेंट्स ऑफ पीपल बन गए। यानी कि हमारे सोसाइटी में लोगों का दो ग्रुप बन गया। ठीक है, एक जिन्होंने रिसोर्सेज को यूज किया वो रिच हो गए, और एक जिन्होंने रिसोर्सेज का यूज नहीं किया वो पुअर हो गए। तो आई होप कि आपको इस पॉइंट का भी मतलब समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रॉब्लम आता है हमारे पास, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. तो देखो, अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेस को यूज करने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ा। अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, ओजोन लेयर डिप्लीट करने लगा, बहुत सारी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने लगी, लैंड डिग्रेड होने लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस से भी जूझना पड़ रहा है। ठीक है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में यही सब आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब। तो बेसिकली ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स है हमारे पास जो कि आज के समय में हमें फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूसेज ऑफ रिसोर्सेस। होप आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आ गया होगा। टू इवेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। तो आपको पता लग रहा होगा कि इन सारे मेजर प्रॉब्लम्स के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो क्या है कि बिना प्लानिंग के इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्सेस को यूज करना। ठीक है, तो अब इन सारे प्रॉब्लम्स को इवेड करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग आपको नाम ही से पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोग रिसोर्स को प्लान कर कर यूज करेंगे। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को, किसी भी काम को प्लान करके करते हो तो वो काम आपका ज्यादा सक्सेसफुल होता है, रेदर देन कि आप कोई भी काम ऐसे वैसे कभी भी कर रहे हो। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल टू इवेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो एग्जाम में बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। तो यहाँ पे आपको उसी का आंसर दिख रहा है अभी। ठीक है, पूरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है। तो होप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप आराम से लिख दोगे। रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ रिसोर्सेस। अब देखो, रिसोर्स प्लानिंग से क्या फायदा मिलेगा? रिसोर्स प्लानिंग से हमारा जो रिसोर्सेस है वो लंबे समय तक सस्टेन रहेगा, लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा अर्थ पे। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग के कारण हमारा जो रिसोर्सेस है जो कि बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है वो लंबे समय तक बना रहेगा हमारे पास। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज सस्टेन्ड रहेंगे फ्यूचर में तो उसी से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यही अभी हमें पढ़ना है। तो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट अपने आप में रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने शुरू से पढ़ा है सारे लेक्चर्स को तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिसोर्सेस और डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड है। तो इस पॉइंट का मतलब बस ये है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस लंबे समय तक टिके रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी लंबा समय तक टिका हुआ रहेगा। तब जो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे वो भी सस्टेन्ड रहेगा। सस्टेन का मतलब ही होता है लंबे समय तक टिके रहने वाला। अब हमारा टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो काफी इजी है ये। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग एक ही है।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो कि सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं जिसके टेक प्लेस के कारण एनवायरनमेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और सेकेंड, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और वो डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि फ्यूचर जनरेशंस के जो भी नीड्स है उनके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करे। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि हम जो डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं उस डेवलपमेंट को करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जिसे कि हम लोग सिंपली रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अभी अपने डेवलपमेंट को अचीव करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर ले हम अपने डेवलपमेंट के लिए और फ्यूचर में वो रिसोर्स बचे ही ना फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तब हम फ्यूचर जनरेशन्स के जो नीड होंगे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम ऐसा डेवलपमेंट करते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो, जिससे कि एनवायरनमेंट को डैमेज हो, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी डेवलपमेंट को कहते हैं जिसके कारण किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल डैमेज ना हो और साथ ही साथ उस डेवलपमेंट के कारण फ्यूचर जनरेशन को किसी भी तरीके का सफ़र करना ना पड़े। ठीक है, तो होप अब आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। रिसोर्स प्लानिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का। Resource planning is a widely accepted strategy for judicious use of resources। तो रिसोर्स प्लानिंग है क्या? तो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है। वाइडली मतलब सबके द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ एक स्ट्रैटेजी है। किस चीज के लिए? तो फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। सही ढंग से, जुडिशियली मतलब सही ढंग से, एकदम अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, उसके लिए सब लोगों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाया और उस स्ट्रैटेजी को अपनाया भी। ठीक है, उसी वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी को हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जो आपके बुक में सेंटेंसेस दी हुई है उन्हीं को समझा रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। जो आपके बुक में लिखा हुआ है आप उन्हीं बातों को समझो। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज। तो यहां पे अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखने वाले हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे जैसे कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग हमारे कंट्री के लिए जरूरी है। उसमें पहला पॉइंट है, इंडिया हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। इंडिया में जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेस प्रेजेंट है, यानी कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में कोई और रिसोर्सेस प्रेजेंट है, इंडिया के साउदर्न पार्ट में कोई और रिसोर्सेस प्रेजेंट है। इस तरह से जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो रिसोर्सेस प्रेजेंट है वो अलग अलग रिसोर्सेस है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रिसोर्स इंडिया में पाए जाते हैं। अब देखो, अलग अलग तरह के रिसोर्सेस पूरे कंट्री में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक जगह होगा जहां पे कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स पाया जाएगा, लेकिन उस रिसोर्स का जरूरत कहां है? पूरे कंट्री में है। तो इसी के लिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग कर कर हम एक पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाली एक पर्टिकुलर रिसोर्स को पूरे कंट्री में यूटिलाइज कर सके। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सेकेंड पॉइंट आता है इसी में, there are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। तो हमारे कंट्री में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बट वहीं पे कोई दूसरा रिसोर्स बहुत ही कम पाया जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो आप देख रहे हो ना, यहां से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया में एक रीजन पे कोई एक रिसोर्स बहुत ज्यादा पाया जाता है जबकि दूसरा रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के उस रीजन में जो रिसोर्स नहीं पाया जा रहा है उसे दूसरा पार्ट से वहां लाना पड़ेगा, और जो रिसोर्स वहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, मिलता है, उसे हमें वहां से एक्सट्रैक्ट करके रेस्ट ऑफ द इंडिया में पहुंचाने का जरूरत पड़ता है। ठीक है,
तभी जाकर हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। इसी में हमारा थर्ड पॉइंट आता है, देयर आर सम रीजंस विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो इंडिया में कुछ ऐसे भी रीजंस है जिसको कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया कि क्यों इंडिया जैसे कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर कंट्री लाइक इंडिया। तो उसमें आपको यही 3 पॉइंट्स को लिखना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है हमारे कंट्री के लिए। क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, या फिर रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर इंडिया। तो जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने बोला जाएगा इसी चीज को, तब मैं जो अभी आपको बताने वाला हूं वो आपको लिखना है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो हमारे कंट्री में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स और कोल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वहीं रेस्ट ऑफ द पार्ट में, हमारे कंट्री के रेस्ट ऑफ द पार्ट में ये चीजें नहीं मिलती हैं, या फिर मिलती भी है तो बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो देखो, इन पार्ट्स में हमें कोल एंड मिनरल्स काफी ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं और इन चीजों की जरूरत पूरे कंट्री को है। तो इसीलिए हम रिसोर्स प्लानिंग के हेल्प से यहाँ से मिनरल्स एंड कोल्स को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके पूरे कंट्री में सर्कुलेट करने का काम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, काफी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास वाटर रिसोर्सेस है, लेकिन वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा कम है ये चीज। तो जो वाटर रिसोर्स हमें अरुणाचल प्रदेश में मिल रही है, वहां से हम उन वाटर रिसोर्सेस को पूरे कंट्री में सर्कुलेट कर सकते हैं और साथ ही पूरे कंट्री के हेल्प से हम अरुणाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। और ये सब होगा किस चीज के हेल्प से, तो ये होगा रिसोर्स प्लानिंग के हेल्प से। उसके बाद आता है, राजस्थान हैज रिच सोर्स ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेस। तो राजस्थान के पास सोलर और विंड एनर्जी का भरमार है, बट वहीं पे वाटर रिसोर्सेस की बहुत ही कमी है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से हमारी कंट्री में वेरिएशन है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। Ladakh has very rich cultural heritage but lack in water, infrastructure and some other vital resources। तो लद्दाख की कल्चरल हेरिटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट वहीं पे वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आ गया होगा कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि एग्जाम्पल के मदद से हमें समझाइए कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, तो सीधा सीधा आपको यही आंसर लिख देना है। सो आई होप अब आप रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में तो आप उसका आंसर कर दोगे, चाहे वो पॉइंट से रिलेटेड पूछे या फिर एग्जाम्पल रिलेटेड पूछे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे। तो अब हमारा टॉपिक आता है रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली में रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है वो देखने वाले हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स
तो देखो, कहा तो जा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन है काफी इजी। तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो असल में, बट हमें यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझाने का कोशिश किया गया है। तो पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो फर्स्टली हम लोग रिसोर्स प्लानिंग में क्या करते हैं, रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में उन सभी रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि हमारे कंट्री के अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट है। इसमें और क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस में होता क्या है, उसमें होता है कि हमारे कंट्री में जो अलग अलग जगह पे रिसोर्सेस है उनको हम लोग सर्वे करते हैं। हम अपने कंट्री के अलग अलग रीजन्स को सर्वे करते हैं, ठीक है, और पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेस प्रेजेंट है। फिर उन रिसोर्सेस के क्वालिटी को हम लोग पता लगाते हैं कि यहाँ पे जो रिसोर्स प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी को पता लगाते हैं हम लोग कि इसकी यहाँ पे जो रिसोर्स प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो इन सारी तरह की चीजें हम लोग करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस में। तो होप आपको पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्टेप आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। तो काफी भारी भरकम सेंटेंस लग रहा है ये, लेकिन इसका मीनिंग काफी इजी है। अब देखो, पहले में हमने रिसोर्स को पता कर लिया कि रिसोर्स कहाँ कहाँ पे है, कितने कितने हैं और कैसे कैसे है। अब हम उन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं, ठीक है। अलग अलग रिसोर्सेज जो हमने फाइंड किया उसे हमें एक्सट्रैक्ट करके पूरे कंट्री में डेवलपमेंटल पर्पस के लिए यूज भी करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करके, ठीक है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, स्किल का यूज किया जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि किसी भी रिसोर्स को इंस्टीट्यूशन बनाकर उसे रेगुलेट किया जाता है। तो ये सब इंस्टीट्यूशन बनाकर रेगुलेट वगैरह करना, एक्सट्रैक्ट करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल, ये सारी चीज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंडर में आता है। तो पहला में तो हमने क्या कर लिया, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे में है कि उसके एक्सट्रैक्शन से लेकर के उसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में भेजकर डेवलपमेंट के लिए यूज करने तक का जो चीज आता है वो सारा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंडर में आता है। होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड एंड लास्ट स्टेप आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो देखो, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए जो हमने प्लान्स बनाया हुआ है, लास्टली हम उसे मैच करते हैं जो हमारा नेशनल डेवलपमेंटल प्लान है, ठीक है। नेशन को डेवलप करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और रिसोर्स को भी डेवलप करने के लिए कुछ प्लान बनाए जाते हैं। तो अब दोनों को मैच करने का काम किया जाता है। दोनों को मैच करेंगे तभी तो जाकर हमारा ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा। आपको तो अब तक पता चल गया होगा कि रिसोर्सेस के हेल्प से ही डेवलपमेंट होती है। तो रिसोर्स के डेवलपमेंट का जो हमने प्लान बनाया हुआ है, अलग अलग तरीके का जो रिसोर्स हमने एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रखा हुआ है, उस चीज का यूटिलाइज करना फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। यही चीज थर्ड स्टेप में किया जाता है। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मिलाकर ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे पास आता है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको आपके ब्रेन में रखना है। फर्स्ट आता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो देखो, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं, या फिर शुरू से ही आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा अभी तक कि रिसोर्सेज का होना काफी ज्यादा जरूरी है किसी एक रीजन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी दैट द रीजन वुड डेवलप। तो देखो, रिसोर्स का होना जरूरी तो है एक रीजन को डेवलप करने के लिए, बट रिसोर्स हो और उसके बाद वो रीजन डेवलप भी कर जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
तो काफी सिंपल सा रीजन है इसके पीछे कि रिसोर्स होना और उसके बाद उस रिसोर्स का सही से यूटिलाइज करना, यही दो चीज गारंटी देता है आपको कि एक पर्टिकुलर रीजन डेवलप कर पाएगा। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रिसोर्स है तो इसका मतलब है कि उस रीजन को डेवलप किया जा सकता है, बट वो रीजन तभी डेवलप होगा जब आप वहां पे प्रेजेंट रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज करोगे। अगर आपने वहां पे प्रेजेंट रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो आपका वो रीजन कभी भी डेवलप करने वाला नहीं है, भले ही वहां कितनी भी ज्यादा रिसोर्स क्यों ना प्रेजेंट हो। और इसी के लिए हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. अब देखो, आप इस बात को काफी आसानी से समझ सकते हो। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्सेस काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, बट वो रीजन अभी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में काउंट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि झारखंड में क्या है, काफी ज्यादा कोल है, बट आप जानते ही होंगे कि अभी भी हमारे कंट्री का झारखंड जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में ही काउंट होता है। देयर आर मैनी रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी रीजन्स हैं जिनमें कि बहुत ही कम रिसोर्स पाए जाते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को देख सकते हो। इन जगहों पे रिसोर्सेस उतने प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये रीजन्स काफी ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो होप आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने आज के फाइनल टॉपिक में, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस को कंजर्व करना, रिसोर्सेस को बचाना। तो अभी तक आपने यही पढ़ा कि रिसोर्सेस को काफी गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया है, रिसोर्स काफी ज्यादा तेजी से हमारे पास डिप्लीट करते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इसी के लिए हमें रिसोर्सेस को कंजर्व करने की जरूरत है। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट इररेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस may lead to socio-economic and environmental problem। तो अभी तक हमने ये तो जान लिया है कि रिसोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बट इररेशनल कंजम्पशन यानी कि जैसे तैसे यूज करने के कारण रिसोर्सेस को, और काफी ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेस को यूज करने के कारण अलग अलग तरीके के सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे पास आने लगे हैं। अब इन्हीं सब से बचने के लिए हमें रिसोर्सेस को कंजर्व करना जरूरी है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेस को कंजर्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे रिसोर्स को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे पॉइंट्स खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग रिसोर्सेस को हम लोग अलग अलग तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि कोल हो गया, तो कोल का ज्यादा यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो अगर हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी सही ढंग से यूज करें तो इससे हम कोल को ज्यादा यूज होने से बचा सकते हैं। इसी तरीके से काफी सारे रिसोर्सेस को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, ये आपको खुद से सोचना है और खुद से सोचकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपको। तो ये टास्क जरूर से करना आप लोग, और मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि अलग अलग रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील किया, और जितनी भी टॉपिक्स बच गई है वो आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दूंगा मैं, तो उन लेक्चर्स को भी जरूर से देख लेना। और साथ ही में अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल की तरफ से। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग पोस्ट्स डालते हैं। जुड़ने के लिए वहां पे आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहां पे हमें फॉलो कर लेना। तो होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा और सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आगे के लेक्चर्स को जरूर देख लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।